हेलो दोस्तों, एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे हम लोग ने मैथ्स के लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए थे, अब हम लोग वर्ग 3 के स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट ईवीएस। ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट हम पर्यावरण सब्जेक्ट अब डिस्कस करेंगे और इसके बारे में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके वर्ग 3 के एग्जाम में आ सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की। तो आपने बहुत बार सुना होगा वायु प्रदूषण के बारे में, सुना होगा आपने जल प्रदूषण के बारे में, सुना होगा मृदा प्रदूषण के बारे में सुना होगा। तो यही बहुत सारे प्रकार हैं एवं अन्य भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जिनके बारे में आपने प्रदूषण से रिलेटेड सुना होगा। तो उसी चीज में आज डिस्कस करते हुए मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स पे पूरा का पूरा प्रदूषण डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य परिचय की, फिर मैं बात करूंगा आज प्रकार की और उसके बाद हम बात करेंगे उपाय की। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम देखेंगे कि प्रदूषण किस तरह से होता है या उसको किस तरीके से रोका जा सकता है या उससे रिलेटेड किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हम सामान्य परिचय की ओर। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं इसके सामान्य परिचय के बारे में। तो सामान्य परिचय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण के विभिन्न तत्वों जैसे जल, वायु, मृदा आदि में किसी अवांछित कारक का आना प्रदूषक तथा इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। तो क्या होता है ये, मान लीजिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वायु में, है ना, हम सभी जानते हैं कि एयर में 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना, और 21% उसमें होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो सामान्य जानकारी है जो आप सभी को पता होगी, और बाकी का 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस आती हैं। तो जो ये हमारे तत्व हैं, है ना, अगर इनमें किसी भी तरीके से इनका जो परसेंटेज है वो किसी भी प्रकार से चेंज होता है ना, तो जिस वजह से चेंज हो रहा है या जिन कारकों के आने की वजह से चेंज हो रहा है उसे कहते हैं प्रदूषक, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट, है ना, पॉल्यूटेंट। ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस में, ये पूरी प्रोसेस को करने में या इस पूरी प्रोसेस में जिस भी प्रकार की चीजें या फैक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं उन सबको कहते हैं किसके अंदर, प्रदूषण, या जिसको हम कह सकते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, तो मेन हमें क्या ध्यान रखना है कि पॉल्यूटेंट एक वो कारक है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, और जो ये पूरी प्रक्रिया है उसे पॉल्यूशन कहते हैं, है ना। तो दो आपको मेन टर्म्स इसमें याद रखनी है, एक प्रदूषक और एक प्रदूषण, और इधर इंग्लिश में पॉल्यूटेंट और पॉल्यूशन। ठीक है, हमने बात करी कैसे, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको वायु का। वायु में 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है ना। तो इसी में अगर परसेंटेज में किसी प्रकार से चेंजेस आ जाते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि उसमें वायु प्रदूषण हो चुका है। या जल की अगर बात करें तो जल का, जैसे हमें पता है कि जल होता है H2O, है ना। अगर किसी प्रकार से पानी में अलग अलग तरह के मिनरल्स अगर मिल जाते हैं या उनको पीने से हमारे स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसको हम किस में लेके आ जाएंगे, जल प्रदूषण में। ऐसे ही अगर जो मिट्टी है जहां पे अच्छी खासी खेती हो रही है एक समय में, लेकिन कुछ वजह से वहां पे केमिकल्स के छिड़काव के कारण अगर वहां पे वो मिट्टी बंजर बन जाती है, वो भूमि बंजर बन जाती है, अब वहां पे खेती नहीं हो सकती, तो वो किसके अंदर आएगा, वो मृदा प्रदूषण के अंदर आएगा। तो इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के प्रदूषण है जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा सामान्य परिचय। आप एक और बार इसको देख लीजिए कि पर्यावरण के विभिन्न तत्व जैसे जल, वायु, मृदा आदि में किसी भी अवांछित, इसका मतलब क्या है, अननेसेसरी, मतलब ऐसे कारक जो वहां पे जरूरी नहीं थे लेकिन उनके आने की वजह से अगर उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस आते हैं, है ना, तो उसको किसके अंदर काउंट किया जाता है, पॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो मुख्यतः इसके जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं, और भी कई अन्य प्रकार के हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं प्रकार की बात करूं, चलिए तो प्रकार में इसके क्या क्या प्रकार हो जाएंगे। अगर मैं प्रकार की बात करूं तो मुख्यतः जो आपके एग्जाम में आते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, पहला हो जाएगा वायु प्रदूषण, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका जल प्रदूषण, और तीसरा हो जाएगा आपका मृदा प्रदूषण।
जिसमें डायरेक्टली आपको वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 1 से 2, 2 से 3 भी हो सकते हैं, बल्कि मृदा प्रदूषण एवं जो अन्य प्रदूषण होते हैं, यहां मैं एवं अन्य प्रदूषण भी कर देता हूं, अन्य प्रदूषण, इसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो मेन हमें किस में ध्यान रखना है, वायु प्रदूषण में और जल प्रदूषण में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब वायु प्रदूषण की। तो चलिए देखते हैं कि वायु प्रदूषण क्या होता है, इसके क्या उपाय होते हैं, या इसको किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, या किस तरीके से ये बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वायु प्रदूषण की। चलिए तो हम बढ़ते हैं वायु प्रदूषण की ओर। तो मैं इसमें वायु प्रदूषण में सामान्य परिचय, कारण, प्रभाव और उपाय, इन चारों पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य परिचय की। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको प्रदूषण का बताया था, मैंने बताया था कि अगर पर्यावरण के किसी तत्व में, जैसे कि जल, वायु, मृदा, तो इसकी डेफिनेशन भी सेम उसी प्रकार होगी कि वायु में अगर किसी भी प्रकार का कोई अवांछित, अगर कोई भी प्रकार का तत्व आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण में। तो मतलब कि अगर आपकी जो परसेंटेज ऑफ गैस है, जो हमने पहले पढ़ लिया था इससे कि 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, अगर इसको रिलेटेड इसमें किसी प्रकार से चेंजेस आते हैं तो वो किसके अंदर काउंट होगा हमारा, तो वो काउंट होगा हमारा वायु प्रदूषण के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सामान्य परिचय, जो कि आपको जो स्टार्टिंग में हमने परिचय पढ़ा है सामान्य परिचय, खाली उसमें आपको वायु की जगह जल, जल की जगह मृदा, ऐसे करके तीनों में डेफिनेशन सेम रहेगी। खाली इंपॉर्टेंट है ये जो अननोन फैक्टर है, इसकी वजह से आपके जो भी तत्व हैं उसमें किसी प्रकार से अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे प्रदूषण के अंदर। और इसी तरीके से हम बात कर चुके हैं वायु प्रदूषण के। अब बात कर लेते हैं इसके कारण की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये मैंने कारण लिखे हैं। अब ये मैंने एक एरो अलग बनाया है, ये एक एरो अलग बनाया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दो क्यों अलग अलग एरो बनाए। तो देखिए ये दो अलग अलग एरो इसलिए बनाए हैं, ये है कारण, ये प्राकृतिक कारण है। ठीक है, या जिसे मैं कह सकता हूं नेचुरल, मतलब अगर कारण की बात करें तो ये नेचुरल रीजंस हैं और ये वाले जो हैं ये मैन मेड हैं। मैन मेड यानी मानव निर्मित। तो दो प्रकार से अलग अलग कारक होते हैं जिसकी वजह से आपको वायु प्रदूषण देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन से हो गए, एक प्राकृतिक हो गया और एक मैन मेड या मानव निर्मित हो गया, है ना। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक वे कौन कौन से प्राकृतिक कारण हैं जिसकी वजह से वायु प्रदूषण आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी विस्फोट की। ठीक है, फिर क्या लिखा है, जंगल में आग, फिर क्या लिखा है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, है ना। चलिए तो मैं आपको बताता हूं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट। तो दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट से आप सोचेंगे किस तरीके से प्रदूषण होता है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इससे जो आपकी वायु है, वायु में SO2 की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है, अगर आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो परसेंटेज जो 100% है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो ज्वालामुखी विस्फोट एक बहुत मुख्य कारण होता है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण हो सकता है। फिर हम बात करते हैं जंगल में आग की। तो आप जानते हैं कि जंगल में किसी भी कारणवश आग लग ही जाती है। कई बार हम सुनते रहते हैं कि अमेज़न के जंगलों में आग लग गई है, कभी किसी जंगल में आग लग जाती है ना। तो ये जो जंगल में आग लगना है ये भी प्राकृतिक कारण है ना, बशर्ते इसके कि कोई व्यक्ति जाके आग लगा दे। अगर प्राकृतिक तरीके से ये किसी भी तरीके से आग लगती है जंगल में तो उसको हम लोग प्राकृतिक कारण के अंदर रख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जंगल में आग लगने से एक्सेसिव अमाउंट में, मतलब अधिक से अधिक मात्रा में किसका रिसाव होता है, CO2 गैस का। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई चीज जलाई जाती है ना, तो वो जो काला धुआं उड़ता है वो किसका प्रतीक चिन्ह होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, यानी CO2 का, है ना। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ना देख के वो सीधे CO2 लिख देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा जंगल में आग की वजह से भी वायु प्रदूषण हो सकता है। फिर बात करें अगर कार्बनिक पदार्थों का अपघटन।
तो दोस्तों कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ यानी अगर गीले पदार्थ की मैं अगर बात करूं कि अगर वो किसी प्रकार से मिल जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो भी अपघटन है वो होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें क्या हम कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थों का ये अपघटन हो गया। और इससे सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो इससे मीथेन गैस निकलती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सबने सुना होगा मीथेन गैस के बारे में। मीथेन गैस कहाँ में आपने सुना होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका बहुत महत्वपूर्ण है। जो मेथी होती है उसकी जब खेती होती है तो उसकी जड़ें जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का बहुत बड़ा कार्य करती हैं, है ना। तो मीथेन जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH4। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ना, डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होने से किस प्रकार की गैस का रिसाव होता है। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी गैस है, वो है आपकी मीथेन गैस, यानी CH4 का रिसाव होता है ना। चलिए, अब तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक कार्यों की। अब अगर हम बात करते हैं मैन मेड यानी मानव निर्मित कार्यों की, तो सबसे पहले वाहन का धुआं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाड़ियां हम जो चल रही हैं या जो बड़े बड़े ट्रक्स चल रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं इनसे क्या होता है? धुआं निकलता है ना। वो जो धुआं निकलता है वह क्या करता है? वायु प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ा देता है ना। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो गया कारखानों का धुआं, है ना। कारखानों के धुआं से क्या निकलता है? तो दोस्तों कारखाने का जो धुआं होता है उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि कारखाने का जो धुआं होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में CO2 निकलता है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा अगर कहीं से निकलता है तो वो कारखानों का धुआं रहता है। फिर अगर मैं वाहन के धुओं की बात करूं तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO इसी का एक रूप होता है ये, है ना। ये जब एक ऑक्सीजन टूट जाता है तो ये CO के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। फिर हम बात करते हैं दूसरा गैस रिसाव की। आपने कई बार सुना होगा कि अलग अलग देश में गैस रिसाव होते रहते हैं, इस वजह से भी वायु प्रदूषण में बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है ना। जैसे कि हम बात कर लें हमारे यहाँ इंडिया में, अगर इंडिया की हम MP की बात करें तो 1984 में, जी हाँ दोस्तों 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस ने बहुत मुख्यपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका रिसाव हो गया था जिस वजह से बहुत लोगों की जानें गई थी, कई साल तक लोग उस वजह से परेशान हुए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1984 में, भोपाल गैस ट्रेजेडी, है ना, जो गैस रिसाव की वजह से हुई थी। और कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी कभी कि आप बताइए MIC का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सबसे प्रमुख प्रदूषक की। तो इन सब में प्रदूषक है, हमने देखा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखा, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड देखा, हमने मिथाइल आइसोसाइनाइड देखा, हमने सल्फर डाइऑक्साइड देखा, हमने सल्फर ऑक्साइड देखा, नाइट्रोजन ऑक्साइड देखा। तो ये बहुत अलग अलग प्रकार के प्रदूषक होते हैं या जिन्हें हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। लेकिन सबसे प्रमुख प्रदूषक, सबसे ज्यादा खतरनाक प्रदूषक अगर कोई है तो वो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अक्सर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वायु प्रदूषण के लिए ज्यादा जिम्मेदार नहीं होता, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार होता है ना। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काई के लिए सबसे ज्यादा होता है? जो वैश्विक तापमान का बढ़ना है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी ये किसमें इस्तेमाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? ग्लोबल वार्मिंग में, है ना। आपने देखा भी होगा ओजोन लेयर, जी हाँ दोस्तों, ओजोन लेयर O3, है ना, इसका डिप्लीशन हो रहा है, मतलब ये धीरे धीरे घटती आ रही है, इसमें छेद दिखना स्टार्ट हो गया है। ब्लैक होल, जिसके आप बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे, अभी कुछ साल पहले ये बात चल रही थी कि यार हमने ब्लैक होल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वो क्या है? O3 यानी ओजोन, है ना। ये ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है ना। जब एक ऑक्सीजन का अणु और एक ऑक्सीजन का अणु जब आपस में टूटता है तो उनके मिलने से जो ये प्रक्रिया होती है इसको O3 यानी ये जो फॉर्मेशन होता है ये ओजोन का होता है। तो ये क्या होती है? धीरे धीरे हमारी अब घटित होती जा रही है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको एग्जाम में अगर कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मुख्य प्रदूषक कौन सा है। तो अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मान लीजिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये चार
ऑप्शन में दिए हैं, तो आपको सीधे उसमें उत्तर क्या लगाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा खतरनाक प्रदूषक कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वायु प्रदूषण में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रभाव की और इसके उपाय की बात कर लेते हैं हम। चलिए तो हम बात करते हैं प्रभाव की। तो प्रभाव में सबसे पहले हम देख रहे हैं अम्ल वर्षा, या जिसे हम कहते हैं एसिड रेन। अगर मैं एसिड रेन की बात करूं तो एसिड रेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में क्या रखनी है कि इसमें जो दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं या कारक होते हैं जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है, तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड एक, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या होता है ये क्या करते हैं कि वायु के साथ मिलके, है ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा बादल है और ये यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, तो यहाँ से ये गैस की मदद से, ये एयर की मदद से ऐसे ऊपर जाता है, और जो यहाँ पे जल वाष्प है ना, या जिसे हम वाटर वेपर भी कहते हैं, वाटर वेपर भी कहते हैं इसको, जल वाष्प को, है ना, इसको इंग्लिश में वाटर वेपर कहते हैं। तो ये इनके साथ मिलके क्या करते हैं, वहां पे अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन बना लेते हैं। जैसे पहला बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा बन जाता है नाइट्रिक एसिड। इस तरीके के सॉल्युबल सल्फ्यूरिक एसिड और सॉल्युबल नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। अब ये किस तरीके से बन रहा है, तो देखिए दोस्तों, ये SO2 है ना, ये हमारे पास H2 है, क्योंकि वाष्प है। अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2H2SO4 बन सकता है। यहां भी मेरे को ट्वाइस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो ये प्रक्रिया होती है ना, ये क्या करती है, डायरेक्ट 2H2SO4 ये क्या करती है, सीधे सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। लेकिन ये किस तरीके से, डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है, ये सॉल्युबल होता है, ये पानी में मिला होता है, इसलिए जो भी इसकी एसिडिटी है वो अपने आप कम हो जाती है ना। इसी तरीके से अगर नाइट्रिक एसिड का देखें तो NO2 जब H2O से मिलता है, ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या होगा, यहां ट्वाइस 2 कर दूं मैं तो ये बन जाएगा HNO3 2, जिसमें ऑक्सीजन के यहाँ कितने हो गए एटम, 6, और यहाँ पे 2 और 4 6, ये बराबर है नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। तो इस तरीके से ये हमारी केमिकल रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की। तो दूसरा कारण क्या हो गया हमारा, स्वास्थ्य समस्या। वायु प्रदूषण की वजह से आपको बहुत ज्यादा स्वास्थ्य में भी समस्या हो सकती है। जैसे अगर पारा आपके पेट में, अगर पारा क्या होता है, तो पारा की वजह से आपके पेट में समस्या हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से आपके रक्त संचार में दिक्कत हो सकती है, और शीशा, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि मस्तिष्क में आपके दिक्कत हो सकती है। चलिए अगर बात करते हैं हम, तो हमारा तीसरा जो प्रभाव होगा किस पे पड़ता है, पर्यावरण पे, है ना। तो ये भी 3 प्रकार के कारक होते हैं जो आपको मुख्यतः एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं, पहला अम्ल वर्षा, दूसरा स्वास्थ्य समस्या और तीसरा पर्यावरण पर प्रभाव, है ना। अब इसके उपाय क्या हो सकते हैं, अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। चलिए तो अब बात कर लेते हैं उपाय की, किस तरीके से हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग, फिर क्या दिया हमारा, वृक्ष लगाना, फिर क्या है, वायु गुणवत्ता सूचकांक, और चौथी चीज क्या दी है, BS4 या BS6। तो ठीक है, वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए अब आप सुन भी रहे होंगे कि अब लोगों ने धीरे धीरे नाइट्रोजन स्टार्ट कर दिया, हाइड्रोजन स्टार्ट कर दिया, ये एक वैकल्पिक तौर पे उन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नोबल गैसेस का यूसेज किया जा रहा है, जिस वजह से वो एक ईंधन का प्रयोग करें, या हम क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी, है ना, इनकी मदद से भी क्या कर सकते हैं, वैकल्पिक ईंधन में ये काम कर सकते हैं, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं वृक्ष लगाने की। तो आपने सुना ही होगा कि अब गवर्नमेंट हर जगह कह रही है कि वृक्ष लगाइए, है ना। ये भी कहा जाता है कि आप अपने जन्म दिवस पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। उससे क्या होगा, उससे जब जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वृक्ष भी बढ़ता जाएगा, और वो एक तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन होगा आपके सोसाइटी के लिए। जबकि हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से अपने साथ साथ अपने पूरे समाज का विकास कर सके। उसके बाद बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक की। क्या होता है दोस्तों वायु गुणवत्ता सूचकांक, तो यह वह सूचकांक होता है जिससे आपको यह पता चलता है कि आपका जो परसेंटेज है वो कितना ज्यादा डाउन या हाई चल रहा है ना। आपने इसके बारे में सुना होगा कि जैसे मान लीजिए दिल्ली में हमेशा
ये आता है कि यहाँ पे वायु गुणवत्ता सूचकांक जो नॉर्मल होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा चल रहा है ना। इंडिया में मुश्किल से एक दो ही ऐसी जगह है जहाँ पे वायु गुणवत्ता सूचकांक बिल्कुल बराबर चल रहा है, जितना होना चाहिए उतना चल रहा है, बाकी जगह पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके जो परसेंटेज है ना, इनके बेसिस पे ये पता चलता है कि भैया किस तरीके से कौन कौन से कारक इसमें जुड़ गए हैं जो इस तरीके की रीडिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो वो वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंदर आ जाता है। फिर हम बात करते हैं BS4 और BS6 की। तो देखिए गाड़ी में अब बहुत ज्यादा मॉडल में वेरिएशन होता जा रहा है। अब BS4 इंक्लूड हो गया है इस साल, इस साल नहीं, एक दो साल हो गए हैं BS4 को इंक्लूड हुए, BS4 आ चुका है मार्केट में, ठीक है। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट BS6 की तरफ आगे बढ़ रही है, तो बहुत ही जल्द BS6 भी लॉन्च हो जाएगा और हर गाड़ी में इसका लगाना या हर गाड़ी में इसका होना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे वायु प्रदूषण की हमने चीजें पढ़ ली हैं, हमने उसका सामान्य परिचय पढ़ लिया है, ठीक है, क्या डेफिनेशन थी हमने वो पढ़ लिया है, हमने उसके क्या क्या उपाय हैं वो पढ़ लिए हैं, हमने उसके कारण पढ़ लिए हैं और हमने उसके प्रभाव पढ़ लिए हैं। तो इस तरीके से वायु प्रदूषण से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद जल प्रदूषण की। चलिए दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं जल प्रदूषण की। हमने वायु प्रदूषण पढ़ लिया है ना, अब हम बात कर लेते हैं जल प्रदूषण की। तो हम सबसे पहले शुरुआत इसमें भी वही चीजें देख लेते हैं, जैसे हमारा हो गया सामान्य परिचय, है ना। तो इसमें आ जाएगा हमारा जल में अगर किसी भी अननोन फैक्टर की मौजूदगी पाई जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि जल हमारा क्या हो गया है, प्रदूषित हो गया है ना, मतलब जल प्रदूषण हो चुका है। तो ये हो गया इसका सामान्य परिचय, ठीक है। इसके बाद इसके कारण देख लेते हैं हम कि किस किस वजह से यह फैलता है या किस किस वजह से जल का प्रदूषण होता है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे इसके उपाय, क्या क्या उपाय हमें करना चाहिए जिसकी वजह से हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं, ठीक है। और इसके क्या देख लेंगे हम लोग, प्रभाव, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं ये चारों पॉइंट्स में जल प्रदूषण का क्या क्या दिक्कत होती है, किस तरीके से इफेक्ट करता है ये। तो सामान्य परिचय मैं आपको बता चुका हूं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं इसके कारण की। तो देखिए जल में प्रदूषण जो होता है वो दो तरीके से होता है। सबसे पहला एक होता है भूमिगत जल पे, है ना, भूमिगत जल पे, और दूसरा जो होता है जो जल भूमि के ऊपर है। भूमिगत जल यानी ऐसा जल जो भूमि के नीचे है, मतलब निचले स्तर पे है, जो हमारे पेय के लिए मतलब पीने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको भूमिगत जल कहते हैं। तो वह एक उसमें किस प्रकार से प्रदूषण होता है, और दूसरा जो हम लोग पी रहे हैं, मतलब जो हम लोग देख पाते हैं या जो भूमि के ऊपर है उसमें किस तरीके से प्रभाव होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो भूमिगत जल में क्या हो सकता है, देखिए भूमिगत जल में क्या हो सकता है कि जैसे जैसे अलग अलग जो भी केमिकल्स हैं वो जब मिल के रिसाव होकर जाते हैं नीचे पानी से मिलते हैं, तो हमारा वो जो पीने का पानी होता है वो पूर्ण तरह से प्रदूषित हो जाता है। सबसे ज्यादा क्या दिक्कत होती है इसमें आर्सेनिक की मात्रा। जी हाँ दोस्तों, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब भी आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता है ना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो कारण क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। अब आप सोचेंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा में कमी ये कैसे हो सकता है, तो देखिए दोस्तों एक सूचकांक होता है जिससे कहते हैं BOD, है ना। BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपसे, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि BOD मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है इससे, तो देखिए दोस्तों ये एक तरीके का सूचकांक है जो यह बताता है कि जो पानी है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा में किस प्रकार से कमी है या किस प्रकार से जरूरत है। अगर मान लीजिए ये पानी है ना, और अगर इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है
उसमें और ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लग रही है, तो वह पानी हमारे लिए कैसा होगा, वह पानी हमारे लिए अच्छा होगा, है ना, पीने योग्य होगा। लेकिन अगर किसी पानी में ऑक्सीजन की कमी है, जब ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी तो वो क्या करेगा, और ऑक्सीजन चाहेगा। तो ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बीओडी इस सूचकांक से पता चल जाएगा। तो जब हमें पता चल जाएगा कि इस पानी में ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की मात्रा इसमें और ज्यादा चाहिए, तो वह पानी हम कह सकते हैं कि वह हमारे पीने लायक नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग जो जल जो हमें ऊपर दिखता है, भूमि के ऊपर जो जल मिल रहा है, कि वह किस प्रकार से प्रदूषित होता है। तो आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी औद्योगिक कचरे के बारे में सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे प्रमुख कारक है जिसकी वजह से हमारा जल प्रदूषित होता है ना। तो क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक कचरा जो है वह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाता है जल को प्रदूषित करने में। आपने कई जगह देखा होगा कि जल जितना भी औद्योगिक का जितने भी उद्योग हमारे यहाँ हैं, उनका जो कचरा है वो सीधे के सीधे नदी में बहा दिया जाता है। थोड़े बहुत मेजर्स लेने के बाद उनको बहाया जाता है, लेकिन फिर भी वो हमारी नदी को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यमुना नदी। आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी नदी में औद्योगिक कचरे की वजह से वह नदी कितनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। इसी तरीके से गंगा नदी में भी यही चीज होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब से नमामि गंगे वाला ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, तब से गंगा की स्थिति थोड़ी स्थिति सुधरने लगी। अब उसका पानी इतना ज्यादा प्रदूषित नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग कारण है जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जल का प्रदूषण होता है ना। इसके प्रभाव क्या है, इसके प्रभाव हम देख लेते हैं कि क्या ये दिक्कत देता है। तो देखिए, ठीक है, तो इसके प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो इसके प्रभाव से क्या होगा, हैजा और पीलिया जैसी बीमारी आएंगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हैजा और पीलिया किस प्रकार के प्रदूषण से बढ़ते हैं या किस प्रकार से प्रदूषण से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि हैजा और जो पीलिया जैसी बीमारी है वो जल प्रदूषण से संबंधित है ना। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, क्या उपाय हम ऐसा करें कि हमारा जो जल है वो प्रदूषित ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जल प्रदूषण में अगर उपाय किस तरीके से किया जाए। तो सबसे पहला, औद्योगिक कचरा, इसमें इसके जो हम नदी में इसको छोड़ रहे हैं उसमें कमी की जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा यही हो जाएगा कि जो हमारा औद्योगिक कचरा है इसमें कमी आ जाए, है ना। इसमें कमी आना इन द सेंस कि इसको जो हम नदी में बहा रहे हैं उसमें कमी आ जाए, है ना। उसके बाद अगर और दूसरे कारण की बात कर लें तो क्लोरीन का इस्तेमाल, जैसा कि आपने बहुत ज्यादा जगह सुना होगा कि पानी को शुद्ध करने के लिए, पीने लायक बनाने के लिए उसको क्लोरीन प्लांट में भेजा जाता है, वहां उसका डीक्लोरिनेशन होता है। जब वो उस प्रोसेस से गुजरता है तब ये कह सकते हैं कि पानी पीने लायक हो चुका है। ठीक है, तो क्लोरीन की मदद, है ना, क्लोरीन की मदद से भी हम पानी को, अपने जल को शुद्ध कर सकते हैं, उसको पीने लायक बना सकते हैं, लेकिन वो भी एक मात्रा तक, है ना। आपने देखा होगा जो अलग अलग मिनरल प्लांट्स होते हैं, है ना, जो पानी को शुद्ध करने का काम करते हैं, वह क्या करते हैं कि बहुत सारे मिनरल्स इसमें मिला दिए जाते हैं जिस वजह से हम इसको पी सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मात्रा भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्लोरीन की मात्रा अगर बढ़ा देंगे तो वह भी एक प्रकार का प्रदूषण बढ़ जाएगा और इस वजह से आपका स्वास्थ्य और ज्यादा खराब हो सकता है। तो ये रहा हमारा जल प्रदूषण, है ना। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण हमारा यहाँ खत्म होता है। अब हम अन्य प्रदूषण भी देख लेते हैं जो है, प्रदूषण है लेकिन उनसे कभी कोई क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो हम अन्य प्रदूषण की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं अन्य प्रदूषण की। हमारे वीडियो के लास्ट टॉपिक में अन्य प्रदूषण की बात हम लोग कर लेते हैं। तो किस प्रकार के अन्य अलग अलग प्रदूषण जो आपको देखने को मिल सकते हैं, तो मिट्टी यानी मृदा प्रदूषण, धातु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण और जैव प्रदूषण, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा मिट्टी यानी मृदा प्रदूषण। तो इसके कारण जान लेते हैं कि हम किस प्रकार से मृदा प्रदूषण हमारा बढ़ता है। तो सबसे पहला कारण है हमारा कृषि उर्वरक, है ना। या आप जानते हैं कि मिट्टी में कृषि को बढ़ाने के लिए उसमें अलग अलग प्रकार के उर्वरक या कीटनाशक मिलाए जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, उसका प्रदूषण बढ़ जाता है, उसमें प्रदूषण बढ़ जाता है ना। फिर बात करते हैं झूम कृषि की। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की कृषि के लिए अलग अलग पेड़ और इनकी कटाई करते हैं, जिस वजह से भी क्या होता है, मिट्टी में प्रदूषण बढ़ जाता है। फिर मृदा अपवर्धन
या तो मानव द्वारा या तो प्राकृतिक किसी प्रकार से अगर मिट्टी का किसी प्रकार से अगर अपरदन हो रहा है तो वह भी प्रदूषण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। और सबसे आखिरी बात प्लास्टिक की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत साल पहले से ये स्कीम चालू कर दी गई है क्लीन इंडिया वाली। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने ये स्कीम स्टार्ट करी थी। और वैसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें प्लास्टिक जो भी है वो ऐसे खुले मैदान में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से नष्ट नहीं होते हैं, है ना। अब सरकार ने बहुत ज्यादा प्लास्टिक के जो भी बैग्स हैं उनमें बैन लगा दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं कहीं जगह पे इसका उपयोग जारी है। ये हो गई हमारी मिट्टी प्रदूषण की बात या मृदा प्रदूषण की बात। धातु प्रदूषण से समझिए आप जो धातु हमारी बॉडी में चले जाते हैं, है ना, जिसके बारे में हमें पता नहीं रहता, तो वो कौन कौन से ऐसे हैं महत्वपूर्ण, शीशा हो गया, कोबाल्ट हो गया और कैडमियम। ये तीन एक ऐसे धातु हैं जो अगर आपकी बॉडी में जाते हैं, आपके शरीर में किसी प्रकार से प्रवेश कर लेते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको सीधे सीधे डाल लें बॉडी में, ये वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब किसी भी अदर फैक्टर की वजह से जो आपको पता ना हो, है ना। अगर ये आपकी बॉडी में अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इससे भी आपको अलग अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण, हम जानते हैं जो ये माइक होते हैं, जो हूटर्स होते हैं, सरकार ने इनमें बैन लगाया कि इतनी रेंज तक आप बजाइए या इतने बजे तक बजाइए, इसके बाद मत बजाइए, क्योंकि इससे क्या होता है जो हमारे सुनने की शक्ति होती है वह क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है ना। फिर बात कर लेते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है। प्लूटोनियम और यूरेनियम, आप जानते हैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, ये इसमें बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। और जो रेडियोधर्मी, इसकी वजह से भी इसमें पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, यानी प्रदूषण हमारा बढ़ता जा रहा है। फिर बात कर लेते हैं अंतरिक्ष प्रदूषण, मतलब जैसे रॉकेट्स भेजे जा रहे हैं जो आपस में उल्कापिंड टकरा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक कारण है, मतलब ये भी एक तरीके का प्रकार है प्रदूषण का। और सबसे आखिरी में जैव प्रदूषण मतलब आपकी जो जैव क्रियाएं हैं वह नहीं हो पा रही हैं, है ना, जिस वजह से नहीं हो पा रही हैं वह उस सब आ जाएंगी जैव प्रदूषण के अंदर। तो ये रहे हमारे सारे प्रदूषण और उसमें किस किस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं मैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि वायु प्रदूषण में सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि अशोक का पेड़। जी हाँ दोस्तों, अशोक का जो पेड़ होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग घरों के सामने अशोक का पेड़ लगाते हैं। ये क्या करता है, ये वायु प्रदूषण में बहुत ज्यादा हेल्पफुल, मददगार रहता है, क्योंकि ये जो धूल के कण है, ये अलग अलग प्रकार के कण है, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिससे क्या होता है कि वायु प्रदूषित नहीं हो पाती है। तो ये वायु के प्रदूषण में जो हम वहां पे देख रहे थे कि उपाय में, तो हम वहां पे अशोक का पेड़ भी देख सकते हैं। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वह कौन सा पेड़ है जो वायु प्रदूषण को रोकने में मदद करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वह अशोक का पेड़ है। ठीक है, तो बस इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप।